नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 35वें नंबर का है। इससे पहले हम 34 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज से लगातार आने वाले कुछ दिनों तक लगातार हम जो दिसंबर 2022 में SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन लगातार हम करेंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल, शिकारा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? शिकारा महोत्सव के बारे में बताना है, शिकारा फेस्टिवल के बारे में। तो शिकारा महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में कुछ और महोत्सव का नाम आपको बता देते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। गुरेज महोत्सव, उर्स महोत्सव, अहरबल महोत्सव, पुष्कर महोत्सव, हेरात महोत्सव, कंचौथ महोत्सव और एक फेवरेट है NTPC रेलवे का, कितने बार पूछा हुआ है, बुंगस आवाम मेला। कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। फिर से बोल रहा हूँ, शिकारा महोत्सव तो हो गए, गुरेज महोत्सव, उर्स महोत्सव, अहरबल महोत्सव, पुष्कर महोत्सव, हेरात महोत्सव और कंचौथ महोत्सव और एक बुंगस आवाम मेला। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लद्दाख। लद्दाख से भी क्वेश्चन बनता है। एक वहाँ का है आपका स्पुतिक डस्टर फेस्टिवल। कौन सा? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, इसको याद रखिएगा। कहाँ का है? लद्दाख का। हाँ, हेमिस फेस्टिवल आपका लद्दाख में ही होता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? आपका 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल नंबर 370 को हटा दिया गया था। आर्टिकल नंबर 370 को हटा दिया गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में आपका विधानसभा है, लेकिन लद्दाख में आपका विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर का इतिहास से क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन से पुस्तक में लिखा गया है? तो राजतरंगिणी में लिखा गया है। राजतरंगिणी, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया है। जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट डांस है, जैसे कि कूद डांस, दुमहल डांस, रौफ डांस, बच्चा नगमा डांस और हफीजा डांस। फिर से एक बार बोलते हैं, कूद डांस, दुमहल डांस, रौफ डांस, बच्चा नगमा डांस और हफीजा डांस। ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है? यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मृगनैनी नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, माधुरी फोक डांस। याद रखिएगा, माधुरी NTPC में कितने बार भी पूछ चुका है। माधुरी फोक डांस कहाँ का फेमस डांस है? तेलंगाना का। तेलंगाना पता है ना कब बना था? तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग 2014 में हुआ था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, एक और फेमस यहाँ की यात्रा है मेदुराम यात्रा। याद रखिएगा, मेदुराम यात्रा कहाँ पे होता है? आपका तेलंगाना में होता है, मेदुराम यात्रा। एक है पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाखल वन्य जीव अभयारण्य। एक है आपका पखुई। कौन सा? पखुई वन्य जीव अभयारण्य। पखुई, तो जो आपका पखुई वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन जो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका तेलंगाना में है। दोनों को याद रखिएगा, नाम सेम है। कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क तेलंगाना में है। कौन सा? कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क। वो फिल्म में है ना, एक्टर क्या नाम है उसका? ब्रह्मानंदा, उसी के नाम पे है कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेघालय। मेघालय का नेशनल पार्क कौन सा है? बल्पाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। दोनों को याद रखिएगा। कौन सा? बल्पाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। यहाँ पे एक फेमस उत्सव है। कौन सा?
वांगला उत्सव कितने बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। कौन सा? वांगला उत्सव। वांगला उत्सव कहाँ का फेमस है? तो मेघालय का है। एक और इम्पोर्टेंट मेघालय का है लाहो फोक डांस। लाहो फोक डांस कहाँ का है? मेघालय का। मेघालय में आपका गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। गारो खासी जयंतिया, खासी में ही आपका मासिन राम, नाम सुने होंगे मासिन राम, जहाँ की सबसे ज़्यादा बारिश होता है। विश्व का भी सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान मासिन राम है। कहाँ पे है? मेघालय में आपका खासी पहाड़ी में। 3 पहाड़ियों को नाम बताया, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट क्या है? कॉमनवेल्थ गेम, जिसको कि हम राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं, 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 2022 का 22वें नंबर का था, याद रखना है 22वें नंबर का था 2022 में। तो बर्मिंघम ब्रिटेन इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 2022 में 22वें नंबर का बर्मिंघम ब्रिटेन में। आपका जो 21वें नंबर का जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ था? 2018 में हुआ था। कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। भारत में क्या कभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है क्या? भारत में एक टाइम हुआ है। कब हुआ था? 2010 में, ठीक है। आपका 19वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम भारत में हुआ था 2010 में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम कौन कौन से देश खेलते हैं? तो वही देश खेल सकते हैं जो कभी न कभी इंग्लैंड के अंडर में रहे हों, मतलब उन पे अंग्रेजों ने कभी कभी शासन किया होगा, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम में टोटल 54 देश खेलते हैं, ठीक है। 54 देश पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 1930 से खेला जा रहा है, ठीक है। पूछता भी एग्जाम में कॉमनवेल्थ कब से हो रहा है? 1930 से। 54 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम जो अगला होगा 23वें नंबर का, वो कहाँ पे होगा? इम्पोर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब हो चुका है, अब नेक्स्ट होने वाला है। तो आपका स्टेट ऑफ विक्टोरिया में, स्टेट ऑफ विक्टोरिया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। अभी जो कॉमनवेल्थ 2022 हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में, भारत कौन सा स्थान पे था? भारत आपका 4थे स्थान पे था, ठीक है। टोटल 61 मेडल जीता हुआ था, जिसमें से गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे और ब्रॉन्ज कितने थे। आपको तीनों याद रखना है। तीनों याद नहीं भी रखे तो आपको मिनिमम गोल्ड का याद रखना पड़ेगा। गोल्ड इसमें से आपका 22 गोल्ड था, ठीक है। 16 सिल्वर था और 23 ब्रॉन्ज था, ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड का याद रखना है, 22 गोल्ड, और भारत 4थे स्थान पे था। पहले स्थान पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था कॉमनवेल्थ गेम का, उसमें फ्लैग बेयरिंग कौन कर रहा था ओपनिंग सेरेमनी में? तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह कौन है? ये आपका हॉकी इंडिया का कैप्टन है और पीवी सिंधु आपका बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे फ्लैग बियरर कॉमनवेल्थ गेम में? तो आपका थे शरद कमल तथा निकत जरीन थे आपका क्लोजिंग सेरेमनी में। हाल ही में जाति आधारित जनगणना कास्ट बेस्ड सेंसेक्स किस राज्य में होने की पुष्टि की गई है? जाति आधारित जनगणना तो बिहार में होने का पुष्टि की गई है। बात आ गया जनगणना का, सेंसेक्स का, तो फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। 1872 में किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। और लगातार जनगणना कब से स्टार्ट हो गया था? रेगुलर जनगणना 1881 से, ठीक है। 9 साल बाद से स्टार्ट हुआ था। कौन कराया था? तो लॉर्ड रिपन। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। जनगणना से और क्या क्वेश्चन बनता है? हाँ, एग्जाम में पूछता है कि भारत के आज़ादी के बाद जो 2011 का लास्ट जनगणना हुआ है, क्योंकि 21 में नहीं हुआ है, 22 में ख़त्म होने वाला, इसमें भी नहीं हुआ, 23 में होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन 2011 का जनगणना आज़ादी के बाद का 7वां है, 7th नंबर का है, और टोटल आपका 15वें नंबर का है, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट जनगणना होगा, जब भी होगा 23 या 24 जो भी होगा,
तो वो आपका 8वें नंबर का होगा, लेकिन वो आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से 8वें नंबर का होगा, और पूरा बोले तो 16वें नंबर का होगा। ठीक है। जो 2011 में जनगणना हुआ था उसका जनगणना आयुक्त कौन थे, आयुक्त के बारे में पूछता है तो सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी चंद्रमौली आपका जनगणना आयुक्त थे 2011 में। 2011 के जनगणना से और क्या क्वेश्चन बनता है, 2011 के जनगणना में जनसंख्या घनत्व कितना था भारत का, जनसंख्या घनत्व 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लीजिए तो इसमें टोटल 382 लोग रहते थे। यहाँ तक कि बिहार का जो आपका डेंसिटी था, घनत्व था, टोटल 1106 के लमसम में है पर किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसीलिए बिहार का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा था। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार कब अस्तित्व में आया था, तो बिहार जब बंगाल विभाजन हुआ था 1912 में, उस समय आपका बिहार अस्तित्व में आया था। उसके बाद 1935 या 36 में उड़ीसा और बिहार दोनों अलग अलग हो गए। सन 2000 में 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, बिहार में आपका एक चित्रकला फेमस है, कौन सा, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, आपका एक नृत्य है जाट जाटिन। ठीक है, एग्जाम में पूछता है जाट जाटिन कहाँ का है, बिहार का, और मधुबनी पेंटिंग बिहार का। ऑप्शन नंबर बी है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि कूड़नकुलम और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो कूड़नकुलम और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र आपका तमिलनाडु में है। कलमकारी पेंटिंग कहाँ का फेमस है, तमिलनाडु का। मेट्यूर बांध कहाँ पे है, कावेरी नदी पे मेट्यूर बांध है, आपका तमिलनाडु में ही है। ठीक है, यहाँ का क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भरतनाट्यम। पोंगल त्यौहार और जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ का है, तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू वही त्यौहार है जिसमें सांड होता है ना, बुल को लाया जाता है। मुकुर्ती नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, जहाँ भी मलाई वर्ड मिले ना और नेशनल पार्क पूछे तो आपका तमिलनाडु मार्क निकल जाइएगा। ठीक है, ग्यूंडी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ग्यूंडी GUNIDY, ग्यूंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, तमिलनाडु में। सेवराय हिल्स, सेवराय हिल्स कहाँ पे है, ये भी आपका तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो मीनाक्षी मंदिर जो आपका पांड्य शासकों के द्वारा बनाया गया था, ये आपका मदुरई में है। मदुरई कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। अब मदुरई जो आपका क्या बोलते हैं, मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे है ये भी पूछता है, तो आपका वैगई नदी के किनारे है। मीनाक्षी मंदिर वैगई नदी के किनारे है। अभी NTPC में तमिलनाडु से एक और क्वेश्चन पूछा था, मामल्लपुरम उत्सव, कौन सा, मामल्लपुरम उत्सव कहाँ में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। NTPC का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टपक सकता है कभी भी। मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है केरला। केरला से भी क्वेश्चन क्या बनता है, साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरला में है। केरला में ही आपका सबरीमाला माता मंदिर स्थित है। ठीक है, सबरीमाला आपका टॉप सेक्स रेशियो है, यहाँ पे ही 2011 का जनगणना के अनुसार कितना है, 1084 पर मेल पे। फीमेल का संख्या 1084 है और मेल का 1000 ही है। ठीक है, एजुकेशन में आपका केरला टॉप पे ही आता है। यहाँ का आपका क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, मोहिनी अट्टम और कथकली। कथक आपका, कथक और कथकली दो होते हैं, कथक और कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरला का है और कथक आपका नॉर्थ इंडिया का है, उत्तरी भारत का है। यूपी भी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं। अभी केरला में बहुत सा GI टैग मिला हुआ है, GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कब से स्टार्ट किया गया था,
1999 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पहला जीआई टैग 2003 में किसको मिला था? असम का चाय को, असम का चाय नहीं, चाय ही को मिला था, लेकिन अभी हमको नाम याद नहीं है कौन सा चाय था। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है, एक बार जीआई टैग मिल गए तो 10 वर्षों के लिए वैलिड है। केरला में जीआई टैग किसको किसको मिला है? कसाबू साड़ी, नीलांबर टिक, नवारा चावल, कट्टी उटूर मैंगो और एड्यूर चिली। कौन कौन सा, एक बार फिर से बताते हैं। कसाबू साड़ी, नीलांबर टिक, नवारा चावल, कट्टी उटूर मैंगो और एड्यूर चिली। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब की हुआ था? 1921 में आपका केरला से ही स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा मोपला विद्रोह। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है? केरला में ही है। कलारीपट्टू मार्शल यार्ड, कलारीपट्टू मार्शल आर्ट कहाँ का है? केरला का ही है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम। ठीक है, एक स्कूल से एक IAS निकलेगा। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरला में ही है। इसी वेम्बनाड झील में आपका बोट रेस होता है। बोट रेस का जो ट्रॉफी है उस कौन सा ट्रॉफी है? नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, बोट रेस। केरला को मसालों का बगीचा बोलते हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। केरला और आपका अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप। केरला है यहाँ पे और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये दोनों का हेडक्वार्टर बोल रहा हूँ आपका, क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, कहाँ पे है उच्च न्यायालय? आपका कोच्चि में स्थित है, जो कि केरला में है। ठीक है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा भी है कितने टाइम। केरला से एक क्वेश्चन बनता है, कलपथी रथ महोत्सव, कलपथी रथ महोत्सव कहाँ का है? केरला का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अरट्टू महोत्सव, त्रिशूर पूरम महोत्सव और मकर विलक्कू त्यौहार। मकर विलक्कू त्यौहार आपका कहाँ मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरला में ही है। और इसी सबरीमाला मंदिर में आपका मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। कलपथी महोत्सव को बता चुके हैं केरला में, और अट्टू महोत्सव आपका केरला में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान। राजस्थान के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं हम। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर में। जयपुर का स्थापना किसने किया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सवाई जयसिंह के द्वारा ही आपका हवा महल का स्थापना किया गया था। हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां हैं। राजस्थान आपका 5 राज्यों से घिरा हुआ है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, नीचे में आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्यों से आपका राजस्थान घिरा हुआ है। जैसलमेर गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में ही आपका एक पोखरन नामक स्थान है। पोखरन में आपका 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और 1998 में आपका दूसरे नंबर का परमाणु परीक्षण हुआ था। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में आपका एक कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। 1998 में जो आपका कोड दिया गया था ये आपका ऑपरेशन शक्ति के नाम से दिया गया था। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में एक कालीबंगन नामक स्थान है। वही कालीबंगन स्थान जो कि हड़प्पा सभ्यता में फेमस था। पहला जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से ही मिला था। आपका राजस्थान में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 40 टोटल है, उसमें से 3 आपका राजस्थान में है। कौन कौन सा है? एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जंतर मंतर है। जंतर मंतर 5 जगहों पे है, आपको हम कल ही बताया है। कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। पहला आपको बता चुके हैं कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आपका जंतर मंतर और तीसरा राजस्थान के हिल फोर्ट्स, जिसमें आपका चित्तौड़गढ़ का किला आता है और बहुत से जो किले आते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। राजस्थान का लोक नृत्य फेमस है, पुस्ता है, घूमर, कालबेलिया, भवई, चर्री और कठपुतली डांस। कौन कौन सा? घूमर, कालबेलिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भवई, चर्री और कठपुतली डांस।
यहाँ का फेमस नेशनल पार्क के बारे में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पता है शामिल कब किया गया था? कब शामिल किया गया था? 1985 में केवलादेव को, ठीक है। और आपका असम का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक और था काजीरंगा, 3 को शामिल किया गया था 1985 में। मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, और तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क, याद रखिएगा, डेजर्ट कहाँ पे है? मरुस्थल आपका राजस्थान में ही है, थारा मरुस्थल है, उससे भी याद कर सकते हैं कि डेजर्ट नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। सांभर झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप राजस्थान से याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि जो आपका हम बताए थे अभी राजस्थान का हवा महल, तो हवा महल आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था 1999 में। किसके द्वारा? महाराज सवाई प्रताप सिंह। लेकिन जयपुर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका संविधान में जोड़ा गया था। जो आपका मौलिक कर्तव्य है कहाँ के संविधान के द्वारा उठाया गया था? तो आपका USSR, जिसको अभी रसिया के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ, ठीक है। ये आपका 1991 में 15 देशों में टूट गया था रसिया। मेरा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एग्जाम में पूछता भी है। हमारा मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, 0। 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य को। एक आपका 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका एक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को और जोड़ा गया। टोटल अभी मिला के 11 मौलिक कर्तव्य है, टोटल 11 है। जो आपका 86वां संविधान संशोधन था, इसमें आपका माता पिता को निर्देश दिया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन देना उनके लिए अनिवार्य है, नेसेसरी है। 42वां संविधान संशोधन के तहत आपको हम कुछ और बताए थे। एक तो हो गए आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। आपका जो 7वें अनुसूची है, टोटल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। स्टार्टिंग में आपका 8 ही अनुसूची थे, लेकिन अभी 12 अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में आपका यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, और कनकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। तो आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची में आपका राज्य सूची से 5 चीज आपका समवर्ती सूची में डाला गया था। इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में कौन कौन सा था? 5 सब्जेक्ट आपका एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, वन, नापतोल, वेट एंड मेजरमेंट, इसको नापतोल बोलते हैं हिंदी में, जस्टिस, न्याय, और आपका वाइल्ड एनिमल, जंगली जीव, ठीक है। ये 5 चीज को 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। शिक्षा, वन, नापतोल, न्याय और जंगली जीव। और क्या बताए थे आपको हम 42वां संविधान संशोधन से? प्रीएम्बल्स में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से वर्ड थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। इंग्लिश में सोशलिस्ट जो कि समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी जो कि अखंडता है। ये भी तीनों को याद रखना है, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 31वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया गया था? आपका लोकसभा का सीट 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया था। 5 से 45, अभी 552 है, लेकिन टोटल मिला के अभी 545 ही चलता है,
ठीक है। 31वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी, इसके तहत आपका संपत्ति के अधिकार को, जो कि पहले मेरा मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अभी कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत अभी कितने मेरा मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले मेरा मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और आपका भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300A में आपका संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है GST, कन्यादान। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST को भारत में कब अप्लाई किया गया था? इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 से। GST फर्स्ट टाइम किस देश में लगाया गया था? तो फ्रांस में। 1954 में लगाया गया था। जो भारत में जो GST का मॉडल है, ये आपका कनाडा मॉडल है। कौन सा है? कनाडा का मॉडल भारत में अप्लाई किया गया है। अच्छा, कौन सा आपका राज्य था, पहला राज्य था जो कि GST को अप्लाई किया था? तो पहला राज्य था आपका असम। असम फर्स्ट टाइम आपका GST को लागू किया था। विजय केलकर समिति की सिफारिश पे ही GST लगाया गया था। कौन सा समिति? विजय केलकर समिति। ठीक है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 279 में GST के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 279 है। GST काउंसिल का गठन किया गया था 2016 में। GST काउंसिल, ठीक है, GST काउंसिल में टोटल 31 मेंबर होते हैं। अच्छा, GST काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये आपका GST काउंसिल का आपका अध्यक्ष होता है। 5 रेट स्लैब है। ठीक है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इसको याद रखिएगा। 5 रेट स्लैब है भारत में GST के लिए। 101 तो हो गए। आपने नाम सुना होगा 102 और 103 संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन कौन सा था? OBC से था। OBC को संवैधानिक आयोग बनाया गया था। कैसे याद रखिएगा? बी है, बी का आपका 2 नंबर पे आता है, तो ऐसे याद रखिएगा 102 आपका OBC से। 103वां संविधान संशोधन किससे है? आपका EWS को 10% आरक्षण दिया गया था। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि आपका जनरल में आते हैं, उनको 10% का आरक्षण मिला था। कैसे याद रखिएगा? देखिए, ई को ऐसे लिखिएगा और 3 को ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे आप पकड़ सकते हैं कि 103 EWS से है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नवंबर 2021 में इंडिया ने अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका जो कि आपके साउथ में पड़ता है, के लिए अपना कौन से नंबर का वैज्ञानिक अभियान, साइंटिफिक अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो नवंबर 2021 में आपका 41वें नंबर का साइंटिफिक अभियान स्टार्ट किया गया है अंटार्कटिका के लिए। अच्छा, अंटार्कटिका के लिए पहला अभियान कब गया था? ये तो 41वां गया है नवंबर 2021 में। पहला कब गया था? तो पहला आपका 1981 में गया था। ठीक है, धरती के ध्रुव पे, पोल पे जाने के लिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया 1998 में। 1998 में, ये तो आपका साउथ पोल की तरफ है अंटार्कटिका, तो दोनों पे जाने के लिए 1998 में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, NCPOR करके। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल सेंटर फॉर पोलार ओशियन रिसर्च। पोलार का मतलब ध्रुव, ओशियन का मतलब समुद्र। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलार ओशियन रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? NCPOR का आपका गोवा में है, वास्को डी गामा में। अब बात आ गई गोवा। गोवा से आप याद रखिएगा कि गोवा का आपका मुक्ति दिवस और स्थापना दिवस 2 डेट है। मुक्ति दिवस आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है और आपका स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई को। ऐसा क्यों? 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से।
ठीक है। और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्णतः भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। इसलिए स्थापना दिवस 30 मई और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा का आप नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में भी कुछ नाम याद कर लीजिए, जैसे कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। कोटिगांव वन्य जीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछ चुका है, कोटिगांव वन्य जीव अभयारण्य। भगवान महावीर अभयारण्य और मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, मोलेम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य आपका गोवा में है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है? वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी आपका कोलकाता में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात आ गया होम्योपैथी का, तो होम्योपैथी का जनक किसको माना जाता है? होम्योपैथी का जनक हैनीमैन को माना जाता है, हैनीमैन, ठीक है, याद रखिएगा हैनीमैन को। अगला ऑप्शन नंबर सी क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर जब भी आपको मिलेगा ना, तो आपको अधिकतर दिल्ली में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोल मैनेजमेंट। कोल है तो आपको झारखंड के बारे में याद आएगा, तो कोल से आपका बन जाएगा रांची, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट का आपका हेडक्वार्टर रांची में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे है? कोलकाता में है। देख लीजिए, हैदराबाद में किसका है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आपको क्वेश्चन में मिला था। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैदराबाद को याद रखना है। और क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अभी आपको हम NCPOR बताया, नेशनल सेंटर फॉर पोलार ओशियन रिसर्च, ये कहाँ पे है? ये गोवा में है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओशियन आ गया तो हैदराबाद में नहीं, NCPOR का गोवा में है। लेकिन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, ओशियन से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, और पोलार ओशियन रिसर्च है तो आपको गोवा जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप कीवर्ड छांटिए, कीवर्ड से आप आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे केमिकल टेक्नोलॉजी है तो आपका हैदराबाद में होगा, यहीं पे आपका केमिकल बायोलॉजी हो जाता ना, तो वो आपका कोलकाता में इसका हो जाता, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर हो जाता, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, लेकिन केमिकल बायोलॉजी आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको हैदराबाद का हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर आपको हम दिल्ली बताए थे, लेकिन ड्राईलैंड है मतलब सूखा हुआ आपका लैंड है, तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए भी आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, दोनों से याद रखिएगा। गांव देहात में अधिकतर ड्राईलैंड मिलता है, तो ड्राईलैंड और रूरल डेवलपमेंट दोनों याद रखिएगा हैदराबाद में। कोलकाता का भी देख लीजिए, ये है आपका कोलकाता का, बताया आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी आपका कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी भी बता चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आपका हैदराबाद, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी आपका कोलकाता में। साहा इंस्टीट्यूट, सागा नहीं है, साहा है, ठीक है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, आपने साहा का नाम सुना होगा, बिकेगा। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे है? कोलकाता में। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, इसको याद करना पड़ेगा, कोलकाता में है, ठीक है। कीवर्ड पकड़िएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बोस इंस्टीट्यूट, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे याद रखिएगा। बोस कहाँ से थे? बंगाल से थे, तो उन्हीं के नाम पे बोस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता में ही है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोलकाता में ही है, ठीक है। आप ये सब चीज़ कुछ कीवर्ड पकड़िएगा, कीवर्ड से आप आराम से पकड़ सकते हैं कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, कि हैदराबाद में है, कि दिल्ली में है, कि रांची में है, कि कहाँ है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध बांसुरी वादन से है, फ्लूट से है? तो आपका हरिप्रसाद चौरसिया,
इसका आपका आंसर होगा जो कि बांसुरी बजाते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपका सितार से है, सितार वादक थे आपका। कौन? पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये आपका संतूर वादक थे, संतूर वादक। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया आपको बता चुके हैं बांसुरी वादक। अमजद अली खान इंपॉर्टेंट है, आपका सरोद वादक है, सरोद। ठीक है। एनटीपीसी में कितने टाइम पूछ चुका है ये, सरोद वादक है अमजद अली खान। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट वादक का नाम जान लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछते रहते हैं। देखिए सरोद वादक अमजद अली खान, अकबर अली खान, अलाउद्दीन खान। सरोद वादक का आपको एक नाम हमेशा याद रखना है, अमजद अली खान। नेक्स्ट है आपका संतूर वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित सतीश व्यास। शिव कुमार शर्मा आपको याद रखना है संतूर वादक का। सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज खान और अनुष्का शंकर। आपको ये दोनों नाम निखिल बनर्जी और पंडित रविशंकर दोनों को याद रखना है सितार वादक के लिए। तबला वादक, तबला वादक के लिए जाकिर हुसैन का नाम सुने होंगे, किशन महाराज का नाम सुने होंगे। ठीक है। इनका नाम नहीं भी सुने होंगे किशन महाराज का, जाकिर हुसैन का नाम सुने होंगे जो कि आपका तबला वादक है। ठीक है। बांसुरी वादक आपको बताए हरिप्रसाद चौरसिया और एक पन्ना लाल घोष, दोनों इंपॉर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष आपका बांसुरी वादक है। पारसनाथ भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो आपको याद होना ही चाहिए, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक। नेक्स्ट है आपका सारंगी वादक, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंदा खान। ये दोनों याद रखिएगा, पंडित राम नारायण और उस्ताद बिंदा खान आपका सारंगी वादक है। ठीक है। चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।